नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं शिक्षण। पहले शिक्षण में जो जो चीजें दी गई थी हम लोगों ने एक एक करके कल हम लोग क्या दिए, शिक्षण के अर्थ को देखा, उसके उद्देश्य को देखा, सिलेबस वाइज साथियों जो हमारे सिलेबस में दिया गया था उसके पहले हम लोग सिलेबस में एक एक चीज करके देखते हुए आ रहे हैं। हम लोग अधिगम में जितने भी सिद्धांत आपके बनते हैं पेपर में, लगभग यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट की दृष्टि से हम लोग सब लोगों ने एक एक टॉपिक वाइज उसको कवर कर लिया साथियों। कल की क्लास में हम लोगों पिछली क्लास में क्या देखा साथियों, हम लोगों ने देखा क्या जो चीजें प्रश्न जैसे बनते हैं हम लोगों ने शिक्षण हमारे दिया है, शिक्षण दिया, शिक्षण का उद्देश्य दिया था, संप्रेषण दिया है, इसके बाद हमारा दिया शिक्षण का सिद्धांत दिया है, शिक्षण के सूत्र दिया है, शिक्षण के नवीन विधाएं उपागम दिए, ये सब क्या है हमारे शिक्षण के अंतर्गत दिए गए। इसके बाद सूक्ष्म जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण दिया वो दिया है, फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी इत्यादि, मतलब क्या हुआ हमारे जो हमारा टेट का सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस कल हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देख लिया शिक्षण का अर्थ, उसका उद्देश्य और एक टॉपिक जो हमारी दी गई थी उसमें संप्रेषण। आज हम लोग देखेंगे साथियों शिक्षण का सिद्धांत, उसमें हमारे एक अलग से टॉपिक हमारी क्या है, शिक्षण का सिद्धांत है हमारे सिलेबस में। आज हम सिद्धांत को देखेंगे, हमारे शिक्षण में कौन कौन से और कितने प्रकार के सिद्धांत होते हैं, उनकी परिभाषाओं को देखेंगे, उनके प्रकार, उनकी विशेषताओं, उनका योगदान क्या होता है शिक्षा में, हम एक एक करके आज उसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए साथ हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। तो पहले हम लोग जानेंगे शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण का सिद्धांत होता क्या है, हमें किसी सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ती है, तो चलिए हम लोग पहले उसको देखते हैं और समझते हैं। तो दिया हमारा आज का क्या है, शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, तो कहा गया है शिक्षण एक कला है और विज्ञान भी है। शिक्षण एक कला और विज्ञान भी है। कला के रूप में अध्यापक ऐसी स्थितियां कक्षा में उत्पन्न करता है जिससे वह शीघ्रता से शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान देता है। ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा शिक्षण कहता है। जबकि विज्ञान के रूप में यह तार्किक रूप से वैज्ञानिक चरणों द्वारा शैक्षिक प्रत्यय जो हमारे प्रत्यय होते हैं उनको क्या करता है, स्पष्ट करता है। साथियों सबसे बड़ी चीज हम लोग बस इतना समझेंगे कि हमारा शिक्षण क्या होता है। शिक्षण एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा क्या करता है, शिक्षा के उद्देश्य हमारे जो होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको आसानी से स्पष्ट रूप से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या कहता है, शिक्षण कहता है। शिक्षण के सिद्धांत में जो जो चीजें दी गई है, चलिए उसको करके आगे हम लोग देखेंगे और समझेंगे। फिर दिया है शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण एवं अधिगम आपस में इनका क्या निकट संबंध है। कैसा संबंध है, तो एक निकट संबंध है। शिक्षण वातावरण अच्छा हो तो अधिगम क्या होती है, अगर वातावरण अच्छा हो तो अधिगम क्या होती है, शीघ्रता से एवं सरलता से होता है। कहने का तात्पर्य ये साथियों ये क्या कहता है कि शिक्षण वातावरण अगर अच्छा होगा तो अगर शीघ्रता से ही क्या होगी, वो आसानी से अधिगम होगा, कोई भी चीज आसानी से सीखी जा सकती। जैसा वातावरण उपलब्ध कराएंगे बच्चा उसी प्रकार से वातावरण में वो क्या करेगा, कोई भी चीज सीखेगा उसको। ठीक है, दिया है शिक्षण के सिद्धांतों को अपनाकर हम सीखने का विकास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम जो कुछ भी सीखते हैं पहले क्या करते हैं, कोई शिक्षण अगर होगा, अगर शिक्षण के सिद्धांत को अगर हम लोग समझेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी चीज आसानी से हम उस चीज को क्या करेंगे, समझ सकते हैं। ये चीज हमारा क्या कहता है, शिक्षण कहता है। फिर दिया है सीखने से व्यवहारिक प्रवृत्ति बदलती है जो विकास को रास्ता दिखाती है। अगर हम कोई भी चीज करते हैं, अगर करके कोई भी सीखते हैं तो क्या होता है, हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है और वो क्या करता है, एक सकारात्मक वो रास्ता दिखाता है। ठीक है, और एक सकारात्मक रास्ता दिखाता है, यही हमारी क्या कहती है, शिक्षण है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते, देखेंगे कुछ शिक्षण के सिद्धांत की प्रमुख परिभाषाओं को देखते हैं। हम डिफिनेशन देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने जो डिफिनेशन दिया है उसको चलिए एक एक करके देखेंगे। तो पहली परिभाषा है ब्रूनर की 1966 के अनुसार। 1966 में ये परिभाषा दिए थे, किसने, तो जेरोम ब्रूनर ने ये परिभाषा दी। देखते हैं, शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होता है, यह ज्ञान अथवा कौशल प्राप्ति की अधिकतम प्रभावशाली विधियों से संबंधित है, नियमों को निर्देशित करता है तथा ऐसा मानदंड प्रदान करता है जिसकी सहायता से शिक्षण या अधिगम व मूल्यांकन किया जा सके। इन्होंने शिक्षण को क्या बताया, शिक्षण को इन्होंने बताया एक उपचारात्मक होता है। क्या होता है, ज्ञान अथवा कौशल प्राप्ति की अधिकतम एक प्रभावशाली विधि होती है जिसके द्वारा क्या होता है, ऐसा मानदंड प्रदान तैयार किया जाता है कि जिसकी सहायता से शिक्षण अधिगम या मूल्यांकन क्या होता है, सरलता एवं आसानी से किया जा सकता है। ये ब्रूनर ने कहा है। अगली परिभाषा देखते हैं स्मिथ की। स्मिथ 1963 में इन्होंने परिभाषा, इन्होंने क्या कहा है, किसी भी शिक्षण सिद्धांत में
3 तत्व अवश्य होने चाहिए। कितने तत्व? तो 3 तत्व अवश्य होने चाहिए किसी भी शिक्षण सिद्धांत के लिए। 3 तत्व अवश्य होने चाहिए। कौन कौन? दिया है चरों का स्पष्टीकरण, इन चरों के मध्य संभावित संबंधों की स्थापना तथा विभिन्न चरों के पारस्परिक संबंधों के विषय में परिकल्पना का स्पष्ट वर्णन है। ठीक है, क्या कहता है ये कि शिक्षण अगर हम कर रहे हैं, प्रक्रिया कर, उसमें 3 चर अवश्य होने चाहिए। चरों का स्पष्टीकरण, इन चरों के माध्यम से संभावित संबंधों की स्थापना तथा विभिन्न चरों के पारस्परिक संबंधों के विषय की परिकल्पना का स्पष्टीकरण करता है। आगे देखते कुछ और भी परिभाषाएं, उसको देखते हैं। टैवर्स की, इन्होंने 1966 में इन्होंने परिभाषा दी है। टैवर्स ने क्या कहा है? शिक्षण सिद्धांत बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें एक और शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्रों की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को क्या करता है? स्पष्ट किया जा सकता है। यह किसने कहा है? टैवर्स ने ये परिभाषा दी है। आगे देखते हैं कार्लिंगर की परिभाषा, इन्होंने 1965 में दी अपनी परिभाषा। इन्होंने क्या बताया है? शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की परिकल्पनाएं तथा संबंधित चरों की व्याख्या करते हैं। जो शिक्षण के सिद्धांत होते हैं वो जो परिकल्पना होती है उसका क्या व्याख्या करते हैं, जिससे शिक्षण प्रत्यय को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चरों के संबंध का विशिष्टीकरण शिक्षण के उद्देश्यों की व्याख्या करने तथा उसके संबंधों में पूर्व कथन के लिए किया जाता है। ये परिभाषा किसकी है? कार्लिंगर की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आखिर देखेंगे क्या हम लोग साथियों देख लिए शिक्षण के जो हमारे सिद्धांत दिए गए थे उसको देख लिए। अब हम एक एक सिद्धांत को देखें, कौन कौन से हमको सिद्धांत पढ़ने हैं, अभी एक एक करके देखेंगे और उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने शिक्षण के अर्थ को देख लिया, उसकी जो परिभाषाएं, जो डिफिनेशन दिए गए उसको देख लिए। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला दिया हमारा सिद्धांत में उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्शन, इसको देखेंगे। दूसरा दिया हमको देखना है क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा कौन सा सिद्धांत है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत या करके सीखने के सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं। तीसरा दिया है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद दिया है जीवन की वास्तविकता से संबंधित करने का, जीवन की वास्तविकता से संबंध जोड़ने का सिद्धांत। फिर दिया है सहसंबंध का सिद्धांत। अगला दिया है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। फिर दिया है चयन का सिद्धांत। इसके बाद दिया है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। फिर दिया है जनतंत्री प्रणाली का सिद्धांत। अगला हमारा दिया है प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत और अनुकूलन वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत। ये हमारे जितने सिद्धांत दिए गए हैं हम क्या करेंगे साथियों, एक एक करके इसको देखेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में सिद्धांत दिया हुआ है, उससे प्रश्न भी बनते हैं यूपी टेट में। ठीक है, इसकी दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है ये। चलिए अब एक एक करके इसको देखते हैं। तो शिक्षण सिद्धांत के प्रकार में पहला हम लोग देखेंगे उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत क्या कहता है? एम्स ऑफ एजुकेशन। यह सिद्धांत क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका तात्पर्य कि प्रत्येक पाठ का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही निश्चित होता है। उद्देश्य अभाव में शिक्षक उचित शिक्षण नहीं कर पाता। यदि पाठ के उद्देश्यों का निर्धारण पूर्व में ही कर लिया जाता है तो शिक्षण बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक, सरल, सुगम एवं रुचिकर हो जाता है। साथ ही साथ शिक्षक शिक्षार्थी की क्रियाएं, विषय वस्तु, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, मूल्यांकन की प्रविधि आदि का भी निर्धारण किया जाता है। अतः यह क्या होता है? उद्देश्य विहीन शिक्षण जो होता है हमारा, बिना उद्देश्य के कोई भी शिक्षण क्या माना जाएगा? निरर्थक माना जाएगा। शिक्षण कर रहे हैं तो उससे हमारा व्यवहारिक, सरल, सुगम, स्पष्ट, साथ ही क्या होगा? शिक्षक शिक्षार्थियों की क्रियाओं के बीच उसकी जो प्रविधि होगी, विधि होगी, सहायक सामग्री होगी, मूल्यांकन इत्यादि में रोचकता बनी रहेगी। ठीक है, ये हमारा कौन सा सिद्धांत कहता है? उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत ये कहता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला सिद्धांत। चलिए देखते हैं, दूसरा हमारा दिया है पूर्वानुभव संबंधी सिद्धांत, या इसे पूर्व अनुभव सिद्धांत के नाम से भी जाना था। ये हमारा क्या कहता है? तो हार्वर्ड ने शिक्षण की पाठ योजना में पूर्व ज्ञान के रूप में इस सिद्धांत को अपनाया है। पूर्व अनुभव करने का मतलब साथियों हमारे पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती है उसको लेके चलना है। इसके द्वारा पाठ योजना में पढ़ाते समय जाना जाता है कि बालक को पूर्व ज्ञान कितना है, इसके बाद वर्तमान में दिए जाने वाले ज्ञान से पूर्व ज्ञान को जोड़कर ज्ञान की श्रृंखला एक बन जाती है।
सबसे बड़ी कहने की बात दोस्तों यही है साथियों कि इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान से, साथियों इसमें यही चीज बताया जाता है, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर नए ज्ञान को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, उससे क्या होती, ज्ञान की एक श्रृंखला बन जाती है, यही कहता है हमारा। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखेंगे विभक्तिकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, विभक्तिकरण का सिद्धांत। ये क्या कहता है, प्रभावशाली शिक्षण के लिए विषय वस्तु को छोटी छोटी विषय यूनिटों में विभक्त करना चाहिए ताकि उन्हें हर बिंदु स्पष्ट हो सके। विभक्तिकरण का कहने का मतलब साथियों वर्गीकरण, इसे वर्गीकरण का भी सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो विषय वस्तु होती है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में अर्थात छोटे छोटे भागों में करके अगर हम बच्चे को बताएंगे तो वो क्या करेगा, आसानी से उस चीज को समझेगा और हर बिंदु क्या करेगा, स्पष्ट करेगा और उसको समझने में आसानी होगी। हमारा तीसरा सिद्धांत विभक्तिकरण या फिर इसे वर्गीकरण का भी सिद्धांत कहते हैं। बढ़ते आगे देखते हैं अगला सिद्धांत। अगला हमारा दिया है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है, शिक्षक को कक्षा के अंदर आवश्यकता अनुसार अच्छे अधिगम हेतु पाठ की पुनरावृत्ति भी करनी चाहिए। पुनरावृत्ति से अभ्यास होता है और अभ्यास से उत्तम अधिगम होता है। पुनरावृत्ति क्या होता है, पाठ को पढ़ाने से पहले जो कुछ भी पढ़ाया हम उसका क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, उसको क्या करना है, दोहराना चाहिए। आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति मतलब एक बार उसका क्या अवलोकन करना चाहिए, उसको दोहराना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से कोई भी चीजें क्या होती है, बच्चा आसानी से उसको सीख लेता है। ठीक है, और जितना भी अभ्यास करके कोई भी चीज करके सीखेगा उतना भी क्या करेगा, सरल एवं स्पष्ट तरीके से उसको सीखेगा। इसलिए क्या होता है, अभ्यास से अधिगम जो हमारा होता है वो बहुत ही उत्तम होता है। ये हमारा अभ्यास का सिद्धांत कहता है। इसके बाद देखेंगे पांचवा हमारा नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि शिक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए नियोजन आवश्यक है। इसके लिए निम्न चरणों को ध्यान में रखा जाता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर शिक्षण की क्रिया कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, सफलता प्राप्त के लिए नियोजन आवश्यक है। इसके लिए साथियों निम्न चरणों का हम ध्यान में रखकर क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया करेंगे। चलिए वो चरण कौन कौन देखते हैं। दिया है विषय एवं पाठ के शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना, व्यवहारिक शब्दावलियों को स्पष्ट करना। अगला दिया है पाठ को टुकड़ों में विभाजित करना। नेक्स्ट हमारा दिया है शिक्षण बिंदु को तार्किक ढंग से क्रमबद्ध करना। इसके बाद दिया हमारा समुचित शिक्षण विधि का निर्धारण, अगर प्रयोग या अवलोकन है तो उसका इंतजार करना। आगे दिया है सहायक सामग्री जो प्रयोग की जानी है उसकी तैयारी करना और प्राप्त उपलब्धि का क्या करना, मूल्यांकन करना है। इतने क्या अगर नियोजन की प्रक्रिया हम कर रहे हैं, इतने चरणों से हमको एक एक करके गुजरना पड़ेगा, होना पड़ेगा, इतने चरणों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नियोजन का सिद्धांत यही कहता है। चलिए आगे बढ़ते अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला दिया है जनतांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। जनतांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत ये क्या कहता है, देश लोकतांत्रिक मतलब पद्धति वाला देश, हमारा देश लोकतांत्रिक पद्धति वाला देश है। शिक्षण में भी जनतांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत लागू होगा। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत संविधान के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व भावना मुख्य रूप से जुड़ी होती है। आगे दिया है लोकतंत्र के मूल्यों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख जो बातें कही गई उसको देखते हैं। जनतांत्रिक में क्या क्या हमको संविधान अपने छूट संविधान के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना इत्यादि मुख्य रूप से इससे जुड़ी हुई है। देखते हैं पहला दिया सहनशीलता, परिवर्तन में आस्था, ये सब चीजें क्या इसके अंतर्गत आती है। सहनशीलता, परिवर्तन में आस्था, समझाने बुझाने में परिवर्तन, सेवा भाव, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास, ये क्या होता है जनतांत्रिक मूल्यों के विकास में अगर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कर रहे हैं तो ये सब चीजें क्या होती है उससे जुड़ी हुई होती है। हम एक एक करके उसको देख लिए। चलिए अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला दिया है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का सिद्धांत इसमें क्या कहते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। दिया है अनुशीलन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार सीखने से बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन करना है। अगर मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत की बात करें तो इससे क्या होता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार सीखने से बालक के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन करना। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, वही सीखना ही विकास है। सीखने में ये अनुकूलन आता है। ठीक है, ये क्या कहता है जो हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है। अगला देखते हैं सिद्धांत क्या है। आगे दिया
अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणा एवं पुनर्बलन का सिद्धांत। अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणा या पुनर्बलन का सिद्धांत देखते हैं। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने को नियंत्रित रखने के लिए अभिप्रेरणा एवं पुनर्बलन आवश्यक होते हैं, इससे सीखने में सफलता प्राप्त होती है। आगे देखते हैं इसके बारे में मैकाइवर ने क्या कहा है। मैकाइवर के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए हमें क्या करती हैं, प्रेरित करती है। ये किसने कहा है, तो मैकाइवर ने कहा है प्रेरणा वे शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं जो हमें कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। दिया है विषय वस्तु का शिक्षण करते समय उनकी उपयोगिता स्पष्ट करना चाहिए। विषय वस्तु का शिक्षण करते हुए उनकी उपयोगिता स्पष्ट करना है। अधिगम के स्रोत है कौन, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन एवं प्रेरक। ये क्या करते हैं, कोई भी चीज सीखते हैं तो उनके क्या करते हैं, प्रेरक के रूप में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया हमारा रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है, इसको देखते हैं। रुचि के सिद्धांत में क्या क्या होता है, क्या क्या कहता है, ये दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के प्रति छात्रों को प्रेरित करना जरूरी होता है। अधिगम अर्थात सीखने की सामग्री जितनी अधिक रुचिकर होगी वह छात्रों को उतनी अधिक आकर्षण कारण बनेगी तथा सीखने की तत्परता भी बढ़ेगी। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, जो हमारा शिक्षण अधिगम सामग्रियां होती है उसके द्वारा अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो उसमें उनकी क्या होगी, रुचि बनी रहेगी, ठीक है, और कोई भी चीज आसानी से सीखेंगे। दिया है अधिगम को रुचि बनाना संभव, अध्यापन की विधि, संप्रेषण, दक्षता, प्रयोग की गई शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बना ली जाती है। अध्यापक यदि विषय के संबंध में पर्याप्त योजना रखते हैं, योग्यता रखते हैं तथा प्रत्येक चरण पर छात्रों को संतुष्ट कर लेते हैं तो उनसे विषय में छात्रों की रुचि क्या होती है, अधिक होती है। ये क्या कहता है, हमारा रुचि का सिद्धांत कहता है। चलिए साथियों अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला दिया हमारा ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत ये क्या कहता है, ये हमारा सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता को इंद्रियों का प्रशिक्षण दिया गया, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसका प्रशिक्षण दिया गया है। यह क्या कहता है, तो वह इसका दुरुपयोग स्वयं कर सकेगा। इसे स्वतः अध्ययन के लिए प्रशिक्षित किया जाए जिससे पुस्तकालय का उपयोग कर सके, विषयों को ग्रहण करने की उसमें क्षमता हो, विचार एवं तर्क करने की उसमें क्या हो साथियों, शक्ति हो तथा रुचि भी होगी और ज्ञान अर्जन भी होगा। ये सब चीजें कौन कहता है, कौन हमारा कहता है, ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय मतलब जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम प्रयोग करते हैं सीखते हैं वही हमारा ये सिद्धांत कहता है। अगला सिद्धांत देखते हैं। आगे दिया है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति किन्हीं न किन्हीं गुणों में भिन्नता रखता है। बिल्कुल सही बात है, संसार में प्रत्येक बच्चे अलग उनका सीखने का नजरिया बहुत कुछ सब कुछ क्या होता है, विभिन्न भाषा के द्वारा विभिन्न बोलियों के द्वारा वो क्या करते सीखते हैं। अधिगमकर्ता की योग्यता, अवृत्ति, अधिक्षमता, दक्षता, रुचि, संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, बुद्धि, अधिगम क्षमता तथा अन्य बहुत सी दक्षताओं में क्या करता है बच्चा, भिन्नता रखता है। इसके बाद कहा गया है कक्षा में कुछ बालक ही कुशाग्र बुद्धि के होंगे। कक्षा में कुछ बालक कुशाग्र बुद्धि के होंगे, कुछ औसत एवं कुछ मंद बुद्धि वाले बालक होंगे। उन्हें यदि एक ही स्तर को मानकर पढ़ाया जाए तो कुछ बालक ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। यही हमारा क्या व्यक्तिगत भिन्नता करता है। कोई बच्चा वेशभूषा, भाषा इत्यादि के आकार में क्या होता है, भिन्नता रखता है, वही हमारी क्या व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। तो अगला सिद्धांत देखते हैं। दिया साथियों क्रियाशीलता का सिद्धांत या करके सीखने का सिद्धांत इसे कहते हैं। देखते क्या कहता है, यह शिक्षण का एक मूल्यवान सिद्धांत है। यह शिक्षण का एक क्या है, मूल्यवान सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना अति आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर छात्र कोई भी कार्य करके सीखेगा, क्रिया करके सीखेगा तो उसके लिए क्या होगा, बहुत ही आवश्यक होता है। क्रियाशीलता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है क्रियाशीलता, दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक शारीरिक क्रियाशीलता, एक होती है मानसिक क्रियाशीलता। चलिए आगे देखते क्या दिया है। आगे दिया है शारीरिक क्रियाशीलता के अंतर्गत छात्रों को कर्म इंद्रियों की क्रियाशीलता का शिक्षण दिया जाना चाहिए।
तथा मानसिक क्रियाशीलता में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब कोई भी कार्य अगर साथियों कर रहा है उसको कर्म इंद्रियों के द्वारा, और कोई भी चीज अगर वो क्या कर रहा है शिक्षण दिया जाता है, मानसिक में क्या करना चाहिए उसके शिक्षण जो देना चाहिए वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देना चाहिए। किसके द्वारा? तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। इसमें किसके द्वारा? तो कर्म इंद्रियों के द्वारा। मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक छात्र अपने स्वभाव से ही क्रियाशीलता होता है, अतः क्रियाशीलता उसकी प्रकृति के अनुसार होती है। देखते हैं मैकडूगल ने कहा, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक बालक में रचना की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के अनुसार बालक हर समय कुछ न कुछ करता ही रहता है। बालक जितनी अधिक क्रिया करेगा उतनी ही अधिक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होगी। लर्निंग टीचिंग प्रोसेस जो उतना ही अधिक होगा, जितना वो क्रिया करेगा, जितना वो कार्य करेगा, उतना ही क्या करेगा, वो कोई भी चीज सीखेगा। आगे देखते हैं, अतः सफल शिक्षण के लिए शिक्षक को छात्र की रचना तथा अन्य मूल प्रवृत्तियों एवं इंद्रियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। शारीरिक तथा मानसिक क्रियाशीलताएं एक दूसरे पर क्या होती हैं? निर्भर होती हैं। तो साथियों हम लोगों ने क्या किया, आज जितने भी मतलब सिद्धांत हम लोग, टॉपिक थी शिक्षण का सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत में हम एक एक चीज करके सबको देख लिए। शिक्षण का अर्थ क्या होता है हम लोगों ने उसको देखा, शिक्षण के सिद्धांत का अर्थ को देखा, उसकी परिभाषाओं को देखा। इसके बाद जो हमारे शिक्षण के सिद्धांत जितने भी थे हम लोगों ने एक एक करके उसको देखा, उसको समझा, जितने भी लगभग प्रश्न बनते हैं हम लोगों ने सारे उसको क्लियर कर लिया। तो साथियों बस आपसे इतना कहना, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।